मैं कर्ट टैंक के साथ बंगले के लॉन में पहुंच चुका था और फिर हम सामने वाली छोटी सड़क पर पहुंच गए। पाको हिंद में मुसल्लह फौज के आला ओहदेदारों की रिहाइश के लिए मखसूस बिश्तर दीगर इलाकों की तरह साफ सुथरे गली कूचे, कतार दर कतार हरे भरे दरख्तों से सजी सड़कें, सरसब्ज बागीचे, सादा लेकिन कुशादा और नफीस रिहाइश गाहें, गरज के इर्द गिर्द सब कुछ जाना पहचाना दिखाई दिया। कर्ट के लिए जाहिर है इन मनाजिर में कुछ ज्यादा कशिश नहीं थी, लिहाजा उसने बेकरारी से पूछा, तुम तो मुझे मेरे कमरे में ले जाकर रोशनदान वाला राज खोलने वाले थे, क्या मेरी बेताबी का मजा लेने के लिए बाहर आए हो? मैंने कहा, नहीं मिस्टर कर्ट, ये जहन में रखिए कि मैं अभी नया यहाँ आया हूँ। इसमें कोई शुबा नहीं कि मुझे काफी दिनों तक गहरी नजरों से जांचा परखा जाएगा। हमें निगरानी करने वालों को शक का मामूली सा मौका भी नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी रिकॉर्ड होने वाली गुफ्तगू के मुताबिक हमारा सैर के लिए बाहर निकलने का इरादा वाकई हकीकत बन जाए और हम जब वापस आपके कमरे में पहुंचे तो हमारी फितरी हालत रिकॉर्ड हो। वैसे तो हम मेरे कमरे में बैठकर भी वक्त गुजार सकते थे, लेकिन इरादा जाहिर करके बाहर न निकलना खुफिया वालों के किसी तेज दिमाग अफसर को खामखा शक में मुब्तला कर सकता है। मेरी बात सुनकर कर्ट ने ताज्जुब और तशवीश से होंठ सकोड़े। बोला, ओहो, ये बात तो वाकई समझ में आने वाली है। लगता है तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी कुछ न कुछ जासूसी सीख ही जाऊंगा। तभी उसे कुछ याद आ गया और उसने हैजान भरे लहजे में कहा, यार ये तो बताओ, तुमने अनिल के जासूसी के भंडार यानी सूटकेस को खोलने से पहले मुझे कमरे से बाहर क्यों भेजा था? मैंने कहा, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही एहतियातन। उसने पुरजोर एहतजाजी लहजे में कहा, अजीब आदमी हो यार, कोई खास नहीं तो आम बात होगी, मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ। मैंने उसके इसरार के सामने हाथ डालते हुए कहा, असल में बात यह है कि जासूसी के किसी भी मिशन में ऐसे किसी मौके पर खुसूसी एहतियात से काम लेना पड़ता है। ऐन मुमकिन है ऐसे किसी सूटकेस वगैरह में मौजूद खुफिया मालूमात या हसास आलात को गैर मुतल्लिका अफराद की दस्तंदाजी से बचाने के लिए कोई एहतियाती इक़दामात किए गए हों। मुझे खदशा था कि उस सूटकेस के अंदर मौजूद कीमती जासूसी आलात या खुफिया राजों की हिफाजत के लिए उसे खोलने का कोई मखसूस तरीकाकार होगा। मसलन ऐन मुमकिन है कि उस मखसूस तरीके से हटकर किसी भी तरीके से मसलन आम से अंदाज में चटखनियां सरका कर खोलने की सूरत में वो सूटकेस धमाके से फट जाता, जिससे उसके अंदर मौजूद जासूसी आलात तबाह होने के साथ साथ खोलने वाले का काम भी तमाम हो जाता। मेरी बात सुनकर कर्ट चौंका। बोला, तुम इस हौलनाक खतरे से वाकिफ होने के बावजूद जान पर खेल गए, लेकिन पहले ये यकीनी बनाया कि मेरी जिंदगी महफूज हो जाए। उसके चेहरे पर अचंबे, खौफ और एहसान मंदी के तासुरात बारी बारी नमूदार हो रहे थे। मैं उसकी बात का भला क्या जवाब देता, खामोशी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने अचानक बाजू पकड़कर मुझे रोक लिया। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। मैंने देखा जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने आज मुझे हिला कर रख दिया है मिस्टर रोहित। अगर आज अपनी आंखों से मुशाहिदा न कर लेता तो कभी यकीन न करता कि इस दुनिया में कोई मेरे लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। ये कहते कहते उसकी आवाज पहले मुर्तइश हुई और फिर भर्रा गई। वो पहले मुझे बगौर देखता रहा, फिर यकलख्त गले से लगा लिया और मेरे कान में सरगोशी की। बोला, तुमने आज मुझे खरीद लिया है मिस्टर रोहित। आज के बाद वाकई तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त और तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन होगा। और याद रखना, हम जर्मन लोग दोस्ती निभाना जानते हैं और दुश्मनी भी। मैंने उसे सीने से लगाकर भींचते हुए खुलूस दिल से कहा, सच बताऊं मिस्टर कर्ट, मैं अपने मफाद के लिए आपके करीब आया था, बल्कि आपको घेरा था, लेकिन आपकी सादा दिली और खुलूस नीयत ने सचमुच मुझे आपका गर्विदा बना दिया है। और अब ये मामला मेरे लिए कौमी जिम्मेदारी के साथ साथ जाती ताल्लुक की पासदारी के एतबार से भी अहम बन गया है। मोहब्बत के जज्बात से मगलूब कर्ट शायद कुछ देर और मुझे सीने से लिपटाए रखना चाहता था, लेकिन मैं वहां से सवारियों पर और पैदल गुजरने वाले इक्का दुक्का अफराद की ताज्जुब भरी नजरों का मजीद निशाना नहीं बनना चाहता था। लिहाजा मैंने नरमी से उसे खुद से अलहदा किया और आगे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, ये लोग तो बहुत कम ज़र्फ और एहसान फरामोश हैं, लेकिन ये रिहायशी कॉलोनी बहुत खूबसूरत है और इस इलाके का मौसम भी काफी खुशगवार है। अभी तो बहार का वक्त है, यहाँ का मौसम गर्मा कितना शदीद होता है। कर्ट ने कहा, मुझे भी यहाँ का मौसम बहुत पसंद आया है। तुम्हें तो पता है कि हम यूरोप वालों को धूप कितनी पसंद है। ये अलग बात है कि हमसे 30 दर्जे सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बेंगलोर के मौसम की खास बात यह है कि जहाँ मार्च, अप्रैल और मई में तो 33-34 दर्जे सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती है, बाकी पूरा साल मौसम मोतदिल रहता है और सर्दी के महीनों में भी ज्यादा ठंड नहीं होती। हम टहलने के अंदाज में आगे बढ़ते रहे। इस दौरान में वो मुझे बेंगलोर शहर की खुसूसियात के बारे में बताता रहा। बेशतर यूरोपी बाशिंदों की तरह उस शहर की तारीखी इमारत उसकी दिलचस्पी का खुसूसी मरकज थी।
उसने मुझे बेंगलोर महल के बारे में बताया, जो ट्यूडोर तर्ज तामीर का शाहकार है और उसे बरतानिया के शाही खानदान के विंडसर महल के तामीराती नमूने की पैरवी करते हुए 1887 में तामीर किया गया था और अपनी वुसअत और खूबसूरती की वजह से काबिल दीद है। मैंने पूछा, क्या हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के राजमहलों की तरह इस इमारत को भी होटल या अजायब घर वगैरह की शक्ल दी जा चुकी है? मेरी बात सुनकर कर्ट ने पुरजोश अंदाज में नफी में सर हिलाया। बोला, नहीं मिस्टर रोहित, बेंगलोर महल अब भी रियासत मैसूर के साबिक महाराजा की रिहाइशगाह है, जो अब यहाँ के गवर्नर के ओहदे पर फायज हैं। बड़ा मुश्किल और लंबा सा नाम है उनका, जाया जमा। अब छोड़ो यार, मैं तो उन्हें हमेशा महाराजा वोडेयर के नाम से बुलाता हूँ और कभी सीधा सीधा हैंडसम महाराजा कहकर काम चला लेता हूँ। मैंने उसकी बातों में गहरी दिलचस्पी लेते हुए कहा, अच्छा, गोया आपकी उनसे काफी वाकफियत है। मैंने कोशिश की कि मेरे लहजे से गैर मामूली तजस्सुस ना झलकने पाए। मेरी बात सुनकर वो अचानक जोश में आ गया। बोला, अरे तुम वाकफियत की बात करते हो, उनसे तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारे कई शौक मुश्तरक हैं। ये अलग बात है कि उम्र के फर्क की वजह से वो मेरा एहतराम करता है। मैंने बेख्तियार पूछा, इस वक्त क्या उम्र है महाराजा की? उसने कहा, मेरा ख्याल है तुमसे बस 3-4 साल छोटा होगा। आम रियासती हुक्मरानों के बरक्स बहुत पढ़ा लिखा, खुश ज़ौक़ और रोशन ख्याल इंसान है। मेरी उससे गाड़ी छनती है। महीने में एक आध बार तो जरूर सुबह सवेरे अपने महल में बुलवा लेते हैं। हम घुड़सवारी करते हैं, बंदूक और तीर कमान से निशानेबाजी करते हैं, शतरंज की बाजियां जमती हैं। और हाँ, महाराजा को फन मौसीकी से सबसे ज्यादा दिलचस्पी है और वो गायकी की सरपरस्ती में हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। मकामी मौसीकी के अलावा उन्हें मगरबी मौसीकी की भी जबरदस्त समझ है। उनसे मिलने वाले मौसीकी के उस्ताद भी उनकी मालूमात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। मुझे इस मामले में गहरी दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी, ताहम मैंने फिलहाल इस मौजू को अपनी तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश न की और महाराजा के बारे में बाकी मालूमात के हुसूल को बाद के लिए मुलतवी कर दिया। कर्ट को फिलहाल इस मौजू से हटाने के लिए मैंने कहा, आपकी बेंगलोर शहर में दीगर सरकर्दा अफराद से भी दोस्ती होगी? कर्ट ने उसका हाँ में जवाब दिया और यक के बाद दीगरे कई लोगों के बारे में बताया। मैंने उसकी बातें गौर से सुनी और कई चीजें ज़हन नशीन कर ली। इस दौरान में हम खासा लंबा चक्कर लगाकर वापस अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े थे। इस दौरान में धूप तेज होने लगी थी और कुछ तवील फासले तक पैदल चलने और कुछ फजा में तपिश बढ़ने की वजह से कर्ट को पसीना आने लगा था और वो धीरे धीरे हाँफते हुए चल रहा था। मैंने कहा, चलें किसी सब्ज़ार में ठहर कर दम लेते हैं। उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, यार बहुत दिनों के बाद इतनी जिस्मानी सरगर्मी का मौका मिला है, मैं तो लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। कुछ दिन इस तरह लंबी चहलकदमी कर लूं तो फालतू वजन कम हो जाएगा, मगर मुझे तो तुम पर रश्क आता है। जरा सा भी सांस नहीं फूला तुम्हारा। लगता है तुम्हारा जिस्म अब भी जवानों की तरह चुस्त और तवाना है। मैंने ये कहकर बात टाली कि मैं तवील चहलकदमी का रसिया हूँ। हम घर से लगभग 100 गज के फासले पर थे कि दाएं तरफ से आने वाली एक छोटी सड़क से देवराज लांबा नमूदार हुआ। उसे शायद गर्मी काफी ज्यादा लगती थी क्योंकि उसे इस कदर पसीना आया हुआ था कि शर्ट के कॉलर और बगलें भी भीगी हुई थी। हम पर नजर पड़ते ही वो सीधा हमारे पास पहुंचा और गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए बोला, आप दोनों जेंटलमैन कैसे हैं? रात को नींद तो सुकून से आ गई थी ना? कोई मसला तो दरपेश नहीं है? मुझे लगा कि लांबा की सांसें कुछ बेतरतीब हैं। हम दोनों ने यकीन दिलाया कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हमें कोई मसला भी दरपेश नहीं। मैंने कहा, मिस्टर कर्ट, मुझे आपकी कॉलोनी दिखाने निकले थे। बहुत ही पुरफजा मकाम है, सैर करने का लुत्फ आ गया। मिस्टर कर्ट का खादिम अनिल भी कमाल आदमी है, बहुत मजे का खाना बनाता है और उसके हाथ की कॉफी जितनी तारीफ करूं कम है। लांबा ने कहा, मिस्टर कर्ट हमारे खास मेहमान हैं, इनकी खिदमत में कोई कमी की तो मैं खाल नहीं उतार दूंगा अनिल की। बहरहाल ये जानकर खुशी हुई कि आपको हमारी कॉलोनी पसंद आई। मेरे लायक मजीद कोई खिदमत हो तो बेतकल्लुफ हुक्म दे सकते हैं। और हाँ मिस्टर कर्ट, मेरा ख्याल है आपका प्रोजेक्ट की तरफ जाने का तो आज कोई प्रोग्राम नहीं है ना? कर्ट ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं कल इधर का चक्कर लगाऊंगा, सुबह 10 बजे तक गाड़ी लेकर आ जाना या किसी को भेज देना। इस मौके पर मैंने कहा, अगर आप मुझे किसी मुनासिब वक्त पर बेंगलोर शहर ले चलें तो मेहरबानी होगी। मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं ताकि फारिग वक्त में मुताला कर सकूं, वरना मिस्टर कर्ट की गैर मौजूदगी में यहाँ तन्हा बेजार हो जाऊंगा। ये सुनकर लांबा ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं आपको किताबें तो दिलवा लाऊंगा, लेकिन जहाँ वक्त गुजारी के लिए मशागिल की कमी नहीं। मेरे साथ चलें, मैं आपको यहाँ का ऑफिसर्स क्लब दिखाता हूँ। जब जी चाहे वहाँ चले जाएं, टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन या टेबल टेनिस खेलें। अगर कोई ताश वगैरह की महफिल जमी हो तो उसमें शरीक हो जाएं। वहाँ बेहतरीन कैंटीन भी मौजूद है, जो जी चाहे खाएं और मौज उड़ाएं। और हाँ, वहाँ एक लाइब्रेरी भी है।
जब जी चाहे तो वहीं बैठकर अपनी पसंद की किताबें पढ़ें या घर ले आएं। आपके पास तो एयर चीफ का स्पेशल सिक्योरिटी पास मौजूद है। मैंने उसकी दिलजोई का पुरजोश शुक्रिया अदा किया और फिर किसी वक्त उस पेशकश से फायदा उठाने का इरादा जाहिर किया। फिलहाल तो इतनी लंबी सैर से थकन हो रही है, लेकिन मजा आ गया। हो सका तो रोज ये सरगर्मी दोहराएंगे। हम दोनों ये सब बातें हिंदी जबान में कर रहे थे और यकीन से कहना मुश्किल था कि कर्ट को कितनी बातें समझ में आई होंगी। ताहम लांबा हमसे हाथ मिलाकर बाएं तरफ वाली सड़क पर रवाना हुआ तो कर्ट ने बताया कि उसने ऑफिसर्स क्लब, खेलों के नाम, नीज कैंटीन और लाइब्रेरी जैसे अंग्रेजी अल्फाज से हमारी गुफ्तगू का मौजू भांप लिया था। कर्ट जाने किस मौजू पर बात करने लगा था कि मैंने उसे मुखातिब किया, ये आपका लांबा कुछ ज्यादा ही मोहब्बत नहीं जता रहा मुझसे। कर्ट ने कहा, हाँ मुझे भी कुछ हैरत हुई, ये मुझसे तो बगैर किसी वजह से बात भी नहीं करता। मैंने कहा, इसकी मुझसे ये दोस्ताना गुफ्तगू बिला वजह नहीं, ये जल्द अज जल्द मेरी छान फटक करके मेरे हवाले से किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है। फिलहाल मैं इसके लिए दर्द सर की हैसियत रखता हूँ। इस बेचारे को मेरी हर नकलो हरकत पर नजर रखनी पड़ रही है। हो सकता है हम दोनों की रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू सुनना भी इसकी जिम्मेदारी हो। कर्ट ने मेरी कयास आराइयों की तायद की। अचानक मैंने पूछा, आपका क्या ख्याल है? ये शख्स यूं ही महज इत्तेफाकन हमें रास्ते में मिल गया है? कर्ट ने जवाब देने की बजाय सवालिया नजरों से मुझे देखा। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई थीं। मैंने कहा, ये हमारे घर से कदम निकालने से अब तक मुसलसल हमारा पीछा करते हुए हमारी निगरानी करता रहा है। क्या आपने गौर नहीं किया कि वो किस तरह पसीने में शराबोर था, जैसे कई मील दौड़ कर आया हो? मेरी बात सुनकर कर्ट शुरू में ही जोर से चौंका था और फिर जैसे जैसे मैं बोलता गया उसके चेहरे पर ताज्जुब की फरावानी होती गई थी। उसने गहरी सांस ली और अपने लहजे को हद्दुल इम्कान मामूल पर रखते हुए कहा, मैंने ये सब देखकर भी उसकी इस हालत की वजह समझने के लिए जहन पर जोर डालने की जहमत नहीं की। तुमने एक बार फिर मुझे मेरे मुशाहिदे की सतई हैसियत का एहसास दिला दिया है। मैंने कहा, बराह करम ऐसा न कहें मिस्टर कर्ट, आप अपने हुनर में यकता हैं और असल अहमियत इसी बात की है। जरूरी नहीं कि हर शख्स हर फन में माहिर हो। मैं तो आपको सिर्फ बताना चाहता था कि आपकी किस तरह मुसलसल निगरानी की जाती रही है। अनिल ने आपकी तरफ से शहर भेजे जाने पर पहले सीधा जाकर लांबा को हमारी निगरानी से अपनी गैर हाजिरी की इत्तला दी होगी और ये सुनते ही लांबा जी खुद हम पर नजर रखने के लिए मैदान में उतर आए। अच्छा हुआ हमने उसे लंबी परेड करवाई। अब ये आइंदा सोच समझकर हमारा पीछा करेगा। कर्ट अचानक पटड़ी से उतर गया। बोला, लानत हो इन खबीसों पर, जाने कब से मेरी हर नकलो हरकत को ताड़ रहे हैं। मेरा बस चले तो इनका गला घोंट दूं। मैंने उसे ठंडा करने के लिए उसका इश्तियाल अंगेज रद्देअमल नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। कहा, ये खबीस चाहता है कि मैं ऑफिसर क्लब जाया करूं ताकि इसे मेरी असलियत भांपने में आसानी हो। ये खुद या इसका कोई मुकर्रर करदा जासूस कई घंटे मेरे आसपास रहेगा और मेरी जबान से कोई ऐसा लफ्ज निकलने या मुझसे कोई ऐसी हरकत सरजद होने का इंतजार करेगा जिससे पोल खुल सके। कर्ट ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर फिक्रमंदी से कहा, तो फिर क्या तुम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक क्लब जाओगे? मैंने कहा, अब तो जाना ही पड़ेगा, चाहे चंद बार जाकर बाद में वहां का रुख न करूं, क्योंकि अगर मैं उसके इसरार के बावजूद एक बार भी वहां न गया तो ये मेरी तरफ से मजीद मशकूक हो जाएगा। इसमें खतरा तो है, लेकिन मैं हर मुमकिन एहतियात बरतूंगा कि उनका मकसद पूरा न होने पाए। कर्ट ने बदस्तूर तशवीश भरे लहजे में कहा, लेकिन वहाँ तो तुम्हें अजनबी लोगों से घुलना मिलना पड़ेगा और वो कोई मामूली समझबूझ रखने वाले आम लोग नहीं, सबके सब एयरफोर्स के आला अफसर होंगे। मैंने कहा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे भी ऐन मुमकिन है कि मुझे उन्हीं फजाई अफसरों के जरिए कोई ऐसी राज की बात मालूम हो जाए जो मेरे वतन की सलामती में मददगार साबित हो सके। कर्ट ने कहा, मैंने अब तक तुम्हें जितना परखा है उसकी रोशनी में मुझे यकीन है कि तुम बखूबी अपना मकसद हासिल कर लोगे। इन नालायकों में इतनी सलाहियत है ही नहीं कि तुम्हारे बहरूब की खोज लगा सकें। वैसे अगर तुम कहो तो शुरू में 2-3 बार मैं तुम्हारे साथ क्लब चलूंगा। मैं चंद बार तकरीबात और त्यौहार वगैरह में शिरकत के लिए वहाँ जा चुका हूँ, लेकिन मुझे शायद जबान और उम्र के फर्क की वजह से वहाँ कोई खास मजा नहीं आया। मैंने कहा, ठीक है, हम दोनों आज शाम को और बाद में एक आध बार एक साथ वहाँ चलेंगे ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरी शक्ल से मानूस हो जाएं। उसके बाद आपकी मर्जी। उसने कहा, वैसे तुम्हारी रफाकत में तो खैर मैं रोज वहाँ जा सकता हूँ,
ورنہ گزشتہ 2 سال سے تو میرے لیے شام ڈھلتے ہی مطلب کی شراب اور شب کی مہمان ہی کا نام زندگی ہے، اور یہ دوسرے والی عیاشی بھی میں اب ترک کر چکا ہوں۔ میں نے کہا نہیں مسٹر کرٹ، اگر آپ نے اپنے معمول میں اتنی بڑی تبدیلی کی تو یہ گھاگ لوگ چونک جائیں گے اور اس بدلاؤ کی وجہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ ویسے بھی اب ایسی احتیاط بے سود ہے، ان کے پاس آپ سے متعلق بہت سا مواد پہلے ہی موجود ہے۔ کرٹ نے دل شکستہ سے لہجے میں کہا، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، خیر جیسے تمہاری مرضی۔ ہم گھر پہنچے تو انیل واپس نہیں آیا تھا۔ ہم دونوں پہلے کرٹ کی خوابگاہ میں بے ضرر باتیں کرتے رہے، پھر لان میں بچھی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ میں نے حسب عادت تسلی کر لی تھی کہ ہماری نشستوں یا میز میں جاسوسی کا کوئی اعلیٰ نصب نہیں ہے، تاہم مطمئن ہونے کے باوجود ہم دونوں نے کوئی پکڑ میں آنے والی بات کرتے ہوئے اپنی آواز بلند نہیں ہونے دی۔ بالآخر ہمیں انیل اپنی بائسیکل پر سوار نیم پختہ راستے پر بنگلے کے لان میں داخل ہوتا نظر آیا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ کئی میل بائسیکل چلانے کے باوجود اس کے جسم یا چہرے پر گرد و غبار یا پسینے کے کوئی آثار نہیں۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے لامبا کے پاس حاضری لگا کر غالباً خاصی دیر بیٹھنے اور تازہ دم ہونے کے بعد یہاں آیا ہے، تاہم میں نے کرٹ کو اپنے اس مشاہدے سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ انیل اپنی 2 پہیوں کی سواری ایک گوشے میں کھڑی کر کے سامان سے بھرے کپڑے کے 2 تھیلے اٹھائے جیسے ہی قریب آیا میں نے دوستانہ لہجے میں ہانک لگائی، کیوں بھائی انیل، کرٹ صاحب کی منگوائی ہوئی دونوں چیزیں مل گئیں؟ یہ سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے انگریزی کا سہارا لیتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، ملتی کیوں نہ سرکار، میرا نام انیل ہے، آسانی سے ہار ماننا میری فطرت ہے ہی نہیں، اور یہ دونوں تو آسانی سے مل جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کے ایک تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور خاکی کاغذ کے 2 بڑے سے لفافے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اچھی طرح دیکھ لیں، پسند کے مطابق نہ ہو تو بتا دینا، میں صبح بدلوا لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بنگلے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کرٹ نے اشتیاق کے عالم میں دونوں لفافوں کا جائزہ لیا۔ گڑ اور انجیر دونوں کا معیار کافی اچھا تھا۔ کرٹ نے بغور جائزہ لینے کے بعد فیصلہ سنایا کہ پہلے انجیریں کھائی جائیں جو اس قدر صاف ستھری دکھائی دے رہی ہیں کہ انہیں دھونے کی قطعی ضرورت نہیں، جبکہ گڑ سے استفادے کے لیے رات کے کھانے کے بعد کا وقت مناسب ہوگا۔ انیل ہم سے پوچھ کر کچھ ہی دیر میں بہت اچھی سی چائے بنا لایا۔ ہمارے سامنے لان کی میز پر کپ سجاتے ہوئے وہ کرٹ سے مخاطب ہوا، اگر کوئی فوری کام نہیں ہے تو میں رات کے کھانے کی تیاری سے پہلے اپنے کمرے میں جا کر کمر سیدھی کر لوں۔ کرٹ نے کہا، ہم دونوں تو رات کو کلب جائیں گے اور کھانا بھی وہیں کھائیں گے، تو آج رات ہمارے لیے کھانا پکانے سے تمہاری چھٹی۔ ہاں، سونے سے اٹھ کر ایک اچھی سی کافی ضرور پلانی پڑے گی۔ انیل نے اس بات میں گردن ہلائی اور اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ کرٹ انیل کو بنگلے کے عقبی حصے کی طرف جاتے ہوئے بغور دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، اب میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں، آرام کرنا تو بہانہ ہے۔ یہ اپنے کمرے میں جاتے ہی سوٹ کیس نکالے گا اور میگنیٹو فون پر اپنے پیچھے ہونے والی ریکارڈنگ سنے گا کہ ہم دونوں نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی۔ میں نے اس کی تائید کی، کہا لیکن اسے زیادہ وقت نہیں لگانا پڑے گا، ہم نے اس کی غیر موجودگی میں آپ کی خوابگاہ میں بہت زیادہ وقت نہیں گزارا۔ اللہ کرے ہم اس کے کمرے میں یا سوٹ کیس کھولنے کے دوران کوئی ایسی علامت نہ چھوڑائے ہوں جس سے ہماری کارروائی کا بھانڈا پھوٹ جائے۔ چائے پینے کے بعد ہم دونوں بھی آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سائے میں موسم کافی خوشگوار لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی، میں جاگا تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ میں غسل خانے میں ہاتھ منہ دھو کر کرٹ کے کمرے کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ بھی بیدار ہو چکا ہے اور اس نے شیو بھی بنا لیا تھا۔ اس نے خوش دلی سے میرا خیر مقدم کیا۔ میں نے شرارتی لہجے میں کہا، مسٹر کرٹ، آپ نے جس قدر رگڑ کر داڑھی مونڈی ہے، اس سے لگتا ہے کہ کلب میں حسینائیں بھی کافی تعداد میں آتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ قدرے جھینپ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میرا پختہ نظریہ ہے کہ انسان کو موت آنے تک بھرپور انداز میں زندہ رہنا چاہیے۔ لوگ آپ کو اتنی ہی اہمیت دیں گے اور آپ کی قدر کریں گے جتنی آپ خود اپنی نظروں میں اپنی وقت سمجھیں گے۔ بڑی ہوئی شیو کا مطلب میری نظر میں حالات سے شکست تسلیم کر لینا ہے۔ یورپ میں تو ایسے شخص کو شک بلکہ تحقیر بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بندہ پوری داڑھی رکھ لے یا بالکل کلین شیو رہے۔ میں نے کہا، اس معاملے میں تو میں آپ سے مکمل طور پر متفق ہوں۔ کرٹ نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ انیل باورچی خانے میں موجود ہے۔ میں نے کمرے کے دروازے کی طرف منہ کر کے ہانک لگائی، جوان جلدی سے زبردست قسم کی کافی بنا کر لے آؤ۔ میرا پیغام بخوبی انیل تک پہنچ گیا تھا۔ ہمیں اس کی آواز سنائی دی، بس 5 منٹ اور لگیں گے صاحب، میں کافی پھینٹ رہا ہوں۔ میں بی بی بیکری سے پف پیسٹری اور کھارے بسکٹ بھی لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر کرٹ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بولا، تم سچ مچ ڈارلنگ ہو انیل، جلدی سے لے کر آؤ، کافی کے ساتھ مزہ آ جائے گا۔
پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بولا بی بی بیکری شاید بنگلور کی سب سے پرانی اور مشہور بیکری ہے جہاں کی سب مصنوعات زبردست ہوتی ہیں۔ موجودہ مالک کے دادا نے شاید پچھلی صدی کے آخری عشرے میں کسی انگریز بیکر کی شاگردی میں کچھ سال گزارے تھے اور پھر اس فن کو اپنی ذہانت سے مقامی ثقافت کے مطابق اس طرح ڈھالا کہ دھوم مچا دی۔ کھا کر دیکھنا، مزہ آ جائے گا۔ چند منٹ کے بعد انیل کی بنائی ہوئی بہترین کافی کے ساتھ تاریخی بیکری کی دونوں مصنوعات کی آزمائش کا موقع ملا تو مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ ان دونوں نے بے جا تعریفوں کے پل نہیں باندھے۔ میں نے دل کھول کر ان نعمتوں کو سراہا اور آئندہ کے لیے بھی فرمائش کی۔ انیل نے ہمارے لیے باقاعدگی سے بی بی بیکری کی مصنوعات پیش کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے صبح تک کی چھٹی کی اجازت مانگی کیونکہ اسے آج رات کے کھانے کا بندوبست نہیں کرنا تھا۔ کرٹ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، لیکن صبح ناشتے کی تیاری کے وقت تک ضرور پہنچ جانا۔ ہم دونوں اب روزانہ الصبح سیر کے لیے جایا کریں گے اور طویل چہل قدمی سے واپسی پر ہمارا بھوک سے برا حال ہوگا۔ انیل نے وعدہ کیا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے یہاں موجود ہوگا اور برتن سمیٹنے کے بعد اپنی بائسیکل پر رخصت ہو گیا۔ ہم دونوں اگرچہ کرٹ کی خوابگاہ میں موجود ٹرانسمیٹر کی رینج سے باہر تھے، تاہم میں نے پھر بھی دھیمے لہجے میں پوچھا، میرا خیال ہے یہ اکثر شہر جاتا رہتا ہوگا؟ اس نے کبھی بتایا کہ وہاں اس کی مصروفیات یا مشاغل کیا ہوتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہیں وہاں بیوی بچے تو نہیں پال رکھے اس نے؟ میرے لہجے کی شرارت بھانپ کر وہ مسکرایا، بولا نہیں بھائی، یہ خبیث ایسے پاکیزہ رشتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اسے تو ویسے بھی اپنی مخصوص خواہشات کی تسکین کے لیے کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، مفت میں مرضی کا مال مل جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میرے لیے شب بھر کی مہمانوں کا بندوبست میرا خادم کرتا ہے، وہ یہی انیل ہی تو ہے۔ میرا خیال ہے یہ دیگر چھڑے افسروں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہوگا۔ اس نے اس کام کو سائیڈ بزنس کی شکل میں اپنا رکھا ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر انیل یہ کام تنہا نہیں کر سکتا۔ غیر متعلقہ عورتوں کی فوجی علاقے میں آمد سیکیورٹی کے عملے کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کام میں لامبا اس کا سرپرست اور اس کی غلیظ کمائی میں حصے دار ہوگا۔ میری بات سن کر کرٹ نے اس بات میں گردن ہلائی، بولا اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میرا خیال ہے یہاں کی سیکیورٹی کا اصل ذمہ دار تو وہی ہے۔ وہ اس پورے زون کے کمانڈنٹ میجر جنرل مشرا کو براہ راست جواب دہ ہیں۔ میں نے کہا تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس حساس علاقے میں ایسی سرگرمیاں انتہائی سنگین جرم کے زمرے میں آتی ہیں۔ آپ کی حد تک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کمانڈنٹ نے آپ کو پھنسانے کے لیے باہر سے عورتیں یہاں لانے کی اجازت دی ہوگی، لیکن کمانڈنٹ ایسی سرگرمیوں کی بطور دھندا کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ کرٹ نے میری بات کی بھرپور تائید کی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کسی نازک مرحلے پر لامبا کو راہ راست پر رکھنے کے لیے ہم اس بات کو ترپ کے پتے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر کرٹ نے میری سوجھ بوجھ کی داد دی، لیکن میں نے اس موضوع پر اس سے زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی۔ میرے ذہن میں کئی منصوبے اپنی ابتدائی شکل اختیار کر رہے تھے جنہیں مجھے موقع محل کے مطابق عملی شکل دینی تھی۔